इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। रूस से बड़ी खबर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति के लिए यह बुरी खबर हो सकती है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के वैगनर ग्रुप ने मॉस्को के खिलाफ बगावत कर दी है और यह वो वैगनर ग्रुप है जो कि जिसे हमारे यहां पे कहते हैं कि भाड़े के जो सैनिक हैं, रूस के वो भाड़े के सैनिक जो कि यूक्रेन में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। अब उन्होंने अपना जो बंदूकों की जो नली है वो मॉस्को की तरफ कर दी है। वैगनर ग्रुप ने रोस्तव नाम के शहर पर, रूस के शहर पर कब्जा करने का दावा किया है, सैन्य बिल्डिंग पर कब्जे करने का दावा किया है और उनका यह भी साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ जो है अन्याय हुआ है। आखिर क्या वजह रही है कि रूस के साथ जो इतना बड़ा जो है गेम चेंजर की बात कही गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह कर्नल एसपीएस खुराना जी मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जय हिंद। जय हिंद सर, ये क्या वजह हो गई कि रूस का जो वैगनर ग्रुप जो है उसने बगावत करने का ऐलान कर दिया है, रोस्तव शहर पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं और यहाँ पे बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे मिलने से पहले वो जो है किसी कॉम्प्रोमाइज के तैयार नहीं हो रहे। मॉस्को में पुतिन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये तमाम जो खबरें आ रही हैं, येवगेनी प्रिगोजिन जो है वैगनर ग्रुप के जो संचालक हैं वो जो है खुलेआम बगावत कर रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। हाँ, बात सही है आशुतोष। ये बड़ी ही चिंता वाली बात भी है, न केवल रशिया के लिए बट इस पूरे युद्ध के लिए भी, क्योंकि जो वैगनर ग्रुप ये एक प्राइवेट आर्मी की तरह है जो उसमें काम करते हैं, या भाड़े के सैनिक जैसे आपने कहा उस तरह है, और इनकी संख्या भी कम नहीं है। 25,000 के करीब लड़ाके हैं जो यदि बाखमुत की युद्ध में इन्होंने मेन भूमिका भी निभाई थी। बट आज समय उल्टा हो गया, इनको जैसे पीछे हटा लिया गया, चिचन ने लड़ाकों के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तब से जितने भी इनके जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं येवगेनी प्रिगोजिन, तब से उनके स्टेटमेंट जो आने शुरू हो रहे हैं वो एंटी रशिया ही थे, एंटी पुतिन ही थे और एंटी डिफेंस के थे। तब से लग रहा था ये कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं या ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिससे कि इस युद्ध में इनकी जो बंदूक की नली है कहीं रशिया की तरफ ना मुड़ जाए। और ये बात मेरे को अब सत्य दिखाई दे रही है, क्योंकि जो खबरों से पता लग रहा है कि इन्होंने रोस्तव में जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है उसको घेर लिया है, और कहने को तो ये भी बता रहे हैं कि उसने कब्जा कर लिया है जी। बट अभी अंदर की पूरी खबर पता नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है और पूरी खबर ऐसे निकल के नहीं आएंगी। जो थोड़े बहुत वीडियो या इंफॉर्मेशन लीक होगी उसी से पता लगेगा। पर ये वास्तव में रशिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की है खबर है। और मैं कहूंगा यदि दूसरी साइड देखो तो नाटो, यूएस एंड जेलेंस्की के लिए ये एक बहुत खुशखबरी वाली खबर होगी। बिल्कुल सर, वजह कुछ जो है आ रही है समझ में कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जैसे पहले से ही चल रहा था ये सब कि भाई वो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध में निभा रहे हैं वैगनर ग्रुप। हाँ, इसमें कुछ इंटरव्यू आए थे और रिसेंटली भी वो चीजें निकल के आ रही हैं। जब रशियन फोर्सेस के ऑफिसर्स को, लेफ्टिनेंट कर्नल है, इनको पकड़ा था इन्होंने वैगनर ग्रुप ने। ना वैगनर ग्रुप ये क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। बट कुछ ऐसे कारण निकल के आए जिससे पता लगता है कि वैगनर ग्रुप चाह रहा था कि रशियन आर्मी जिस एरिया में वो लड़ रहे हैं वहां कमजोर रहे और वैगनर ग्रुप स्ट्रांग बन जाए, क्योंकि ये अपने आप को रूस में पुतिन का उत्तराधिकारी मानने का या प्रयत्न कर रहे थे। जब उस सत्ता से हटा दिए गए, वहां से निकाल दिए गए,
जब लड़ाई में अपने आप को ज्यादा आप डोमिनेट करोगे, अपने आप को ज्यादा दिखाओगे, तो सत्ता के कहीं ना कहीं भागीदार बनने के रूप में आ जाते हो। तो वो मेरे ख्याल फ्रस्ट्रेशन में ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि इनको वहां से निकाल के वापस बुला लिया गया और कितने लड़ाकों से कर दिया गया। पर जैसे मैंने आपको कहा कि जो वहां के लेफ्टिनेंट कर्नल्स और ऑफिसर्स का आ रहा है, वो कह रहे थे, उनका कहना था कि जो वैगनार वाले जो लड़ाके थे, ये उनको पिटाई करते थे, उनके और उनके सोल्जर्स की। इवन ऑफिसर्स को भी इन्होंने तहखाने में बंद करके रखा और कई सोल्जर्स का उन्होंने रेप भी किया। ये बहुत बड़ी थी। और एक सोल्जर ने तो बताया गया है कि जो रशियन सोल्जर था, उसको जब इन्होंने पिटाई की, रेप किया, तो उसे सुसाइड कर लिया था। और सबसे एक और बात ये थी कि जितना भी गोला बारूद आता था रशिया से, ये वैगनार ग्रुप वाले सारे ले लेते थे और रशियन आर्मी को नहीं मिलता था। अब रशियन आर्मी को आप बिल्कुल लल्लू या पंगू बना दोगे तो रशियन आर्मी कहां से लड़ेगी? तो ये कहीं ना कहीं खबर जब गई होगी तो इन्होंने इसको हटाया है। तो एक बात और सर, ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि हम भारतीयों को इस तरह से किराए की जो आर्मी या भाड़े के जो सैनिक, इस तरह की शब्द सुनने की हमारी आदत नहीं रही है। हमारे लिए तो सेना मतलब भारत की सेना मतलब देश के लड़ने वाली सेना, जो हमारे देश के जो जवान जहाँ पे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट कैसे कंसेप्ट है और इतना ओपनली इसका यूज होता है? और क्या सिर्फ रशिया इसको यूज करता है, इस तरह की भाड़े के जो सैनिक है, या दूसरे देश भी इस तरह के, यूरोपियन या यूक्रेन, ऐसे देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि हम भारत में इस चीज को नहीं समझ सकते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन काफी है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत है। मैनेज करना है और हर मैनेज करने के लिए आपको पॉपुलेशन चाहिए, यूथ चाहिए जो एक्टिवली ऑपरेट करे पूरे हर जगह। आप स्पेस में भी जाना चाहते हैं, आप ऑयल एंड फील्ड में भी जाना चाहते हैं, आप रिसर्च में भी जाना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी भी करना चाहते हैं, हर जगह आपको यंग पीपल चाहिए। और लिमिटेड पॉपुलेशन है वहां पे रशिया में, हमारे से कई गुना कम है और अच्छे अच्छे देशों से भी कम है। ऐसे में वो क्या करते हैं कि एक आर्मी को प्रमोट करते हैं जो जरूरत पड़ने पर उनकी तरफ लड़े। इसमें जरूरी नहीं कि रशिया के ही होंगे, रशिया के भी होंगे, आसपास के कंट्री भी आ सके हैं, माइनॉरिटी के होंगे। पर कुछ माइनॉरिटी ग्रुप उनको पसंद नहीं करते, बट इसके कारण से उनको उस टाइप की प्राइवेट आर्मी को एनकरेजमेंट मिलता है। ये लोग पेमेंट करेंगे, बाकी उनको अपना देखना है लड़ाई में। अच्छा, लेकिन जैसे हमारे यहाँ एक देशभक्ति का जो है जज्बा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी सैनिक के लिए, जो भी वर्दी धारण करता है कि अपने देश के लिए वो मर पिटने के तमन्ना रखता है, देशभक्ति का जज्बा होता है। अब ये भाड़े के जो सैनिक होते हैं उनकी जो देशभक्ति है या लॉयल्टी है, वो किस तरफ होती है? क्योंकि इसमें तो ये भी खतरा रहता होगा कि सर दुश्मन जो सेना है वो ज्यादा पेमेंट कर दे, तो हो सकता है कि वो जिसके लिए लड़ रहे हैं उसकी तरफ ही जो है बंदूक घुमा दें। हाँ, सही बात है। यदि भाड़े के हैं तो पैसों पे, पावर पे और साथ में लिबर्टी पे, तीन चीजों पे ज्यादा डिपेंड करेंगे। यदि उनको पावर ज्यादा दोगे तो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकते हैं, यदि पावर छीन लोगे तब भी खतरनाक हो सकते हैं। और यदि उनको ज्यादा आप पैसा दे दोगे तो वो पैसा लेके हो सकता है छोड़ भी दें उनको, आर्मी को एंड टाइम पे धोखा भी दे, हमें पैसा नहीं चाहिए। यदि पैसा नहीं दोगे या कम दोगे तब भी वो छोड़ सकते हैं। ये प्राइवेट आर्मी रिलायबल नहीं होती। अंडर डिफिकल्ट सिचुएशन में ये आर्मी आपको कभी भी छोड़ सकती है, क्योंकि प्राइवेट आर्मी है। हमारे देश में रेजिमेंटेशन है, हमारे देश में देश की सेनाओं को देश के लिए अपना प्राण निछावर करने में पीछे नहीं हटती। यही हमारी खास है। भारत इसलिए महान है कि भारतीय सेना में वो जज्बा है, वो काबिलियत भी है और साथ में हमारे पास वो स्ट्रेंथ भी है कि हम सबका मुकाबला कर पाए। हमने चाइना को भी यदि पीटा है, अब हमारी, क्योंकि ये हमारी काबिलियत भी है, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, ये हमारा जज्बा भी है। कर्नल साहब, ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध इस समय किस स्टेज पर है और इस मकाम पर वैगनर ग्रुप की बगावत से रूस को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि रूस लगातार इस युद्ध को निर्णायक दौर पर ले जाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। तो अभी तक के जो युद्ध के, जो अगर हम देख लें कि अंक गणित को समझें,
तो क्या वैगनर ग्रुप की बगावत से रूस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इस पॉइंट पे, या आपको लगता है कि पार्ट एंड पार्सल है, उसको रूस जो है बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा और फिर से यूक्रेन पर दबाव बना लेगा? आज 24 जून हो गई, ये युद्ध 24 फरवरी लास्ट ईयर शुरू हुआ था। आज पूरे 16 महीने हो गए। 16 महीने से इंटेंस फायरिंग के साथ में, मतलब कहीं भी लल पीरियड नहीं आया, कहीं भी ढीलापन नहीं आया, और पूरी फायरिंग और पूरे स्ट्रेंथ के साथ ये लड़ाई चल रही है। वहां से देखो यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, S-300 मिल रहा है, यहाँ से रशिया अपना S-400 लेके जा रहा है। अभी एयरक्राफ्ट तो ज्यादा यूज में नहीं आए, बट आप देखिए टैंकों की लड़ाई, ग्राउंड की लड़ाई और साथ में ड्रोन की लड़ाई जोरों पर है। अब थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मालूम है 2014 में तो रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, पर क्रीमिया का वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाया अभी तक। जब ये पता लगा, पुतिन ने दिया था कि 40,000 वहां पर सोल्जर्स हम रिक्रूट करेंगे, तो कई वहां से रशियन जो थे, जो क्रीमिया में, और जो क्रीमिया के अपने व्यक्ति थे, वो देश छोड़ के भाग गए। और ये उनको पसंद नहीं था कि वहां पर पुतिन आके इस तरह करे। और दूसरा, पुतिन ने जहां भी अटैक किया है क्रीमिया अपने यूक्रेन में, उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को, बिल्डिंग्स को, सबको नुकसान पहुंचाया है। जबकि यूक्रेन ने जब भी अटैक करने की कोशिश की है, उसके टारगेट केवल आर्मी की इंस्टॉलेशन, आर्मी के टैंक्स रहे हैं, और इससे उन्होंने एक मोमेंटम गेन किया यूक्रेन ने रशिया के आगे। इससे क्या फायदा हुआ कि जो क्रीमिया में यूक्रेन का सपोर्ट बढ़ा है और रशिया का कम हुआ है। आप देखिए, सबसे पहले एक उन्होंने ब्रिज उड़ाया था। जब शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस ब्रिज को भी उन्होंने उड़ा दिया था। और उस ब्रिज का आई थिंक क्या नाम था, क्रूसेड ब्रिज ऐसे करके था। वो उड़ाने से क्या ये क्लियर हो गया था कि यूक्रेन में, यूक्रेन के क्रीमिया में ये सपोर्ट इनको मिलने वाला नहीं है। और यही अभी हालत आ रही है कि अब जहां यहाँ पर पहले फ्रंट लाइन रशिया ने बना ली थी, चाहे बाखमुत हो, डोनबास हो, अब वहां से करीब 10-10 मील पीछे हो गए हैं। मतलब रशियन फोर्सेस थोड़ी सी विड्रॉल पर है। स्ट्रेंथ के कारण भी कई जगह वीडियो भी दिखाई पड़े, वो सरेंडर कर रहे हैं। बट ये इंटरनल सिचुएशन यदि बढ़ती है, तो पुतिन का या डिफेंस मिनिस्ट्री का ये ध्यान उधर पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने इंटरनल मॉस्को को, क्रेमलिन को, इनको सुरक्षित करना है। तो लड़ाई में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और इसका फायदा यूक्रेन और उसकी फोर्सेस उठा सकती है। क्रेमलिन की हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, मॉस्को में टैंक जो हैं सड़कों पर उतार दिए गए हैं। लेकिन अब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यूक्रेन के लिए बड़ा ही मुफीद मौका होगा। कोई एक बड़ा अगर वो अटैक कर पाए, इससे पहले ड्रोन अटैक तो कर ही चुका है। तो दो चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि पुतिन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अब इसमें उनके वैगनर ग्रुप के अलावा नाटो फोर्सेस भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा कोई अटैक करने की योजना बना सकती है, पहला। और दूसरा, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पुतिन के पास ऑप्शन क्या बचते हैं, क्योंकि पुतिन भी बेहद आक्रामक हैं। हाँ, पॉइंट तो बहुत ही सेंसिटिव है और ये टाइम भी बहुत क्रूशियल है। अब रशिया पूरा ट्राई करेगा इस रिवोल्ट को क्रश करने की। अभी खबर सुनने को ये भी मिली थी कि उन्होंने रशिया का कोई हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। इससे क्या होगा, वैगनर ग्रुप को फायदा या होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। बट रशिया ने अपने मॉस्को को सिक्योर करने के लिए टैंक्स उतार दिए हैं और अपना पूरा एरिया सिक्योर करेगा। जो टैंक लगने से बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन की लड़ाई के अगेंस्ट में, वो आजकल मॉस्को की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में, अभी इमीडिएटली तो मैं खतरा ना देखूं, बट जरूरी है कि पॉलिटिकल जो होगा रशिया में, वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा किसी ना किसी साइड में। और बाकी अपनी एजेंसियां अपना रोल प्ले करेंगी, चाहे वो नाटो की हो, चाहे वो इजराइल की हो, चाहे वो यूके और फ्रांस है, इन कंट्रीज की हो, चाहे वो यूएस की हो। हर हालत में पुतिन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। पुतिन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। सर,
पुतिन लगातार न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज करने के जो है धमकी भी देते रहे, चेतावनी देते रहे। बताया ये भी जा रहा है कि रोस्तोव में न्यूक्लियर वेपन है रशिया के, जो कि अब कहीं ना कहीं खतरे में पहुंच सकते हैं। तो अगर इस स्थिति में निपटने के लिए क्या, अगर चारों ओर से अगर घिरते हैं पुतिन, तो क्या वो रेड बटन प्रेस कर सकते हैं जिसको लेकर लगातार वो विश्व समुदाय को धमका रहे हैं कि अब यूक्रेन के युद्ध को बिल्कुल निर्णायक ही करें, कि खत्म ही कर दिया जाए, कि क्योंकि अब उनकी जान पे संकट बन सकता है पुतिन का। तो क्या संभावना इस और बढ़ती है कि किसी प्रकार का न्यूक्लियर वॉरहेड यूज कर सकते हैं पुतिन? कर्नल सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आपको बता दें कि इस समय रशिया में बहुत ही बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। रूस के साथ यूक्रेन का जो जंग छिड़ी हुई है, उसके बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि वैगनर ग्रुप, जो कि एक प्राइवेट आर्मी, यानी कि भाड़े के जो सैनिक हैं जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ करके रखा है, बहुत ही आक्रामक ये फौज मानी जाती है, करीब 25,000 इसके लड़ाके हैं। इन्होंने बगावत कर दी है रूस के खिलाफ, खासतौर पर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। और ये इन्होंने दावा किया है वैगनर ग्रुप ने कि उन्होंने रोस्तोव नाम के रूसी शहर पे कब्जा भी कर लिया है, सैन्य ठिकानों पे कब्जा भी कर लिया है। रोस्तोव शहर रशिया के हिसाब से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स भी रखे हुए हैं, इस तरह की खबर आ रही है। ऐसी स्थिति में वैगनर ग्रुप का ये जो बगावत है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। और जिस तरह से लगातार जो है जो बढ़त बनाए रही है वैगनर ग्रुप, तो रूस के लिए अब दो मोर्चे यहाँ पे खुल गए हैं। रशिया यूक्रेन के साथ साथ अब अपने खुद के ही जो है आस्तीन के जो सांपों से निपटने की भी चुनौती है। हमारे साथ फिर से एसपीएस खुराना सर जुड़ चुके हैं। खुराना सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन कर सकते हैं अगर वो चारों ओर से घिरते नजर आते हैं? तो नहीं, मेरे को ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल दिखाई नहीं देती नियर फ्यूचर में, या कह दो कि आने इस लड़ाई में या आने वाले समय में। बिकॉज पुतिन का यदि एटॉमिक बटन दबाना, ये पूरे विश्व में एक अगेंस्ट हो जाना है। और ये पुतिन नहीं करेंगे, धमकी जरूर देंगे, अपने वेपन जरूर ले जाएंगे अब, बट वो बटन नहीं दबाएंगे। बिकॉज जहां थ्रेड से काम चल सकता है उतने तक ही लिमिट करेंगे अपने आप को। इसलिए वैगनर ग्रुप का आ जाना या कुछ भी हो जाना, अभी रशिया के एटॉमिक को कोई खतरा नहीं है जी। हालांकि ये रिपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बहुत तेजी से फैलाई गई है। क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ और भी ऐसा हो सकता है कि मसाला, क्योंकि वॉर में तो हर तरह की टैक्टिक्स यूज की जा सकती है, तो क्या रशिया की तरफ से जो ऑफिशियल वर्जन आएगा तो उसमें काफी कुछ खंडन किया जा सकता है इन खबरों का? या आपको लगता है कि कुछ चीजों को बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? क्योंकि रशिया की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ कम्युनिस्ट देशों तक ही सीमित है, या यूं कहा जाए सिर्फ रशिया तक ही सीमित है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के जरिए जो प्रचार प्रसार अमेरिका, नेटो और यूरोपियन कंट्री करते हैं वो पूरे विश्व भर में फैल जाता है। तो उनका जो प्रोपेगेंडा है या उनका जो परसेप्शन है वो तेजी से विश्व भर में फैलता है, बनस्पत रशिया के जो सिर्फ रशियन भाषा तक ही सीमित है। तो आपको लगता है कि इसमें ये भी एक वॉर टैक्टिक का हिस्सा हो सकता है? संभवतः कुछ और भी ऐसी बात हो जो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक सामने नहीं आ पाई हो? हाँ, बिल्कुल सही है, आपने सही कहा कि ये साइकोलॉजिकल वॉर का तरीका है। लड़ाई खाली वेपन से नहीं लड़ी जाती, साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है। जो हमने 71 में ढाका के कैप्चर करने में किया था, लीवलेट काफी ड्रॉप की थी उस टाइम पर। तो हर स्टेज में स्थायी वॉर का अलग अलग तरीका होता है। जब दुश्मन कमजोर पड़ता दिखाई देता है तब साइकोलॉजिकल वॉर का बहुत सहारा लिया जाता है, जिससे नर्वस हो जाए। जैसे कभी सरेंडर हो रहा होता है तो बहुत चढ़े चढ़ के दिखाया जाता है, कहीं पर हम कब्जा थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं तो बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है, जिससे क्या ना ये खबर फैले, कहीं ना कहीं लोगों में नर्वसनेस आए और वो पीछे हटें या सरेंडर करें। ये डिफिकल्ट टाइम पुतिन के लिए है, क्योंकि उनको इंटरनल सिचुएशन संभालनी है, मीडिया को देखना है, वेस्टर्न मीडिया के प्रेशर को देखना है, पब्लिक के सपोर्ट को भी देखना है, और हर तरफ से उनको गिरते जा रहे हैं। उनको अपने आप की ट्रूप्स और अपने एडमिनिस्ट्रेशन की और ट्रूप्स का मोरल भी हाई रखना है, जिससे देश की छवि डाउन ना हो। रशिया की जो अभी तक छवि रही है वो बहुत ही एग्रेसिव एंड पावरफुल कंट्री की रही है। तो ये साई वार का एक हिस्सा है, और ये होता भी है कि किसी तरह मीडिया में इतनी खबरें दी जाए कि रशिया परेशान हो जाए। मुझे लगता है शीघ्र ही पुतिन अभी कुछ घंटों में या कुछ समय के बाद आप देखना, आपको टीवी पर दिखाई पड़ेंगे और राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए। जी।
और ये साफ करेंगे कि अभी हालत कैसी है। जो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो अपने आप को अग्रेशन में दिखाएंगे कि हम कमांडिंग पोजीशन में हैं। जी। ये भी एक साइड वॉर है। तो 24 क्योंकि 24 घंटे में सर सिचुएशन यहाँ पर जो है 24 घंटे पहले रूसी राष्ट्रपति काफी ताकतवर नजर आते हैं, उसके बाद एकदम बेहद कमजोर दिखाए जाते हैं। तो इसमें काफी कुछ डाइसी भी हो सकता है रिपोर्ट्स के बाद, और जैसा आपने कहा कि एक बयान आएगा उसके बाद काफी कुछ साफ हो पाएगा। हाँ नहीं, दूसरा आप ये भी मान के चलो कि रशिया इतना अभी कमजोर नहीं पड़ा, रशिया अभी स्ट्रांग है। और वैगनर के पास इतने कोई बहुत भारी हथियार नहीं है, इनके कई हथियार ले भी लिए गए थे, इसलिए वैगनर ज्यादा खतरा नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा घटनाएं होंगी, कुछ हो भी सकता है, कुछ किलिंग भी हो सकती है, कुछ एरिया कैप्चर भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली रशिया विल डोमिनेट, इसको कंट्रोल कर लेगा। बिल्कुल। और एक हालांकि क्योंकि चीजें अभी काफी जो है साफ होना बाकी है, क्या ये भी एक संभावना है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज वहां पर जो है काफी इसको लेकर, क्योंकि गैस क्राइसिस हो रहा है, ऊर्जा की काफी कमी हो रही है, रशिया की तरफ सप्लाई काफी कम हो रही है, तो अमेरिका के लिए यूरोपियन कंट्रीज को भी होल्ड करना, खासतौर पर नेटो कंट्रीज को भी एक भरोसा दिलाना कि नहीं इस जंग में हम निर्णायक पहुंचेंगे। क्योंकि जिस तरह से रशिया लगातार, अगर 24 घंटे पहले की हम बात करें, कुछ समय पहले की बात कर लें, तो यूक्रेन के काफी बड़े हिस्से पे लगातार वो कब्जा तो करता जा रहा है धीरे धीरे, तो एडवांटेज पोजीशन पे तो रशिया वहां पे दिखाई दे रहा है। और जैसा अमेरिका ने कल्पना की थी नेटो कंट्री ने कि रशिया बहुत तेजी से जो है कमजोर होगा, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी एक वॉर टैक्टिक के जरिए अपने जो सहयोगी देश हैं उन तक संदेश पहुंचाना भी हो सकता है कि नहीं देखिए अब तक कुछ टर्निंग पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, ये भी कुछ एक संभावना बन सकती है सर। नहीं, मैं तो कहूंगा कि रशिया थोड़ा कमजोर हुआ है। मैं विश्वास के साथ तो कह सकता हूँ कि इस वॉर में इतना लंबा खींचने के कारण इसका डिफेंसिव, इकोनॉमिक दोनों प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। पैसा तो खैर कहीं ना कहीं से आ जाएगा, चाहे वो तेल बेच के आए, गैस बेच के आए या किसी के थ्रू आए, बट आप देखिए मैन पावर रिप्लेस नहीं कर सकते, मैन पावर का रिप्लेस हुआ है। और दूसरा, इसकी जो टेक्नोलॉजी पर पकड़ बड़ी है, आप मानोगे नहीं, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है लगातार उसको खबर दे रही थी यूक्रेन को कि S-400 मिसाइल कहाँ है, कहाँ लोकेशन है उसकी और कैसे टारगेट करोगे। जब शिप में डाला गया तो उन्होंने बता दिया शिप चल रहा है वहां से। जब यह सारी इंफॉर्मेशन एंड लाइव इंफॉर्मेशन बना के यूक्रेन को दी जा रही है तो उनके लिए इजी हो रहा है टारगेट करना। अब वो टारगेट कर रहे हैं उनके इंस्टॉलेशन को, उनके ट्रूप्स को, उनके बंकर्स को, उनके टैंक्स को, जो शायद इस लाइव इंफॉर्मेशन में या पूरे इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं रशिया एक कदम पीछे रहा है, एक कदम पीछे हट रहा है। और ये बड़ा ही संयोग कहा जाएगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे अमेरिका यात्रा के दौरान, उन्होंने साफ तौर पर इशारों में कहा कि किसी भी प्रकार के जो विवाद का हल युद्ध के जरिए नहीं निकालना चाहिए, वो रक्तपात का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करेंगे। और उसके कुछ घंटों बाद ही जो है एक बड़ा जो तख्ता पलट की और यहाँ पर वैगनर जो है आर्मी, हालांकि इन दोनों घटनाओं का कोई लेना देना है या नहीं ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन विश्व परिदृश्य में जिस तरह से भारत एक बड़ी भूमिका निभाता आ रहा है, अमेरिका में जाके जब प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली, हालांकि बहुत मैसेज जाता है जी, बहुत बड़ा मैसेज जाता है। ये युद्ध यहाँ पर अभी रुकेगा नहीं, भविष्य में जैसे जेलेंस्की ने क्लियर कर दिया कि हम क्रीमिया हमारा पार्ट है, हम लेकर रहेंगे, वो क्रीमिया पर जब तक कब्जा नहीं करेगा जेलेंस्की रुकने वाला नहीं। और अभी वैगनर ग्रुप का जो ये एक्शन है उससे उसको और भी अमृतमान मिलेगा और जिससे वो और डबल स्ट्रेंथ के साथ में लोगों के सामने आएगा। देखो लड़ाई हमने लड़के नहीं जीती, बट उनके यहाँ तो गृह युद्ध तो करवा दिया थी। बिल्कुल, गृह युद्ध करा दिया। 25,000 लड़ाके बताए जा रहे हैं सर, अब उसको रशियन आर्मी को उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, बिकॉज वो इंटरनल सिचुएशन कहाँ बिगाड़ दें कि हमारी चेन ऑफ सप्लाई रुक जाए, हमारा जो रशिया का चेन ऑफ सप्लाई रुक जाए और ट्रूप्स तक पूरा यदि आपको एम्युनिशन, खाना, सब चीजें नहीं पहुंची तो लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहेंगी और बल्कि युद्ध में हारना शुरू हो जाएंगे, तब उनको पीछे और हटना पड़ सकता है, वो और खतरनाक हो सकते हैं। जी सर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्र के नाम संबोधन जो है आ चुका है। वैगनर में रूस की सेना को चुनौती दी है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो आंतरिक बगावत का सामना कर रहे हैं, स्वीकार कर लिया रूसी राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा है कि वो
उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वैगनर ग्रुप ने पीठ में छुरा घोंपा है, ये भी बात पुतिन ने स्वीकार की है, और हमारा जवाब कठोर से कठोर होगा। वो एक बार फिर, जैसे कि आपने कहा था कि बहुत आक्रामक तौर पे सामने आएंगे, उन्होंने पूरी तरह से इसका कठोरतम जो है जवाब देने का यहाँ पर जो है बात कही है, ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बागियों को सजा देंगे, यानी कि अब वही जो सैनिक जो यूक्रेन के खिलाफ उनके लिए बड़े हथियार साबित हो रहे थे, अब उन्हीं को एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी आ गई है उस रशियन फोर्सेस से जिसके साथ वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। तो एक बड़ी ही अजीब स्थिति, क्योंकि अभी वहां पर भी फोर्स की कमी से जूझ रहा है रूस जो है यूक्रेन फ्रंट पर। अब दूसरा, अब भीतरी मोर्चे पे भी उनको सेना के जवानों को न केवल, और सबसे बड़ी चुनौती मनोबल बढ़ाने की चुनौती होगी। सही कहा, बिल्कुल सही। और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही क्रिटिकल किसी भी देश के लिए कि इंटरनल लड़ाई भी लड़े और बाहर युद्ध भी लड़े। यहाँ पर ये बड़े सवाल ये भी है कि रशिया की जो खुफिया एजेंसी है उसकी भी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो हमने देखा था कि शीत युद्ध के वक्त रशिया की जो खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा रोल था, वो अब यहाँ पर उसको निभाना पड़ेगा। एक युद्ध इस क्षेत्र में पहुंच चुका है। सर, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? पर हाँ, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा इनको ये करना पड़ेगा, बट मेरे को लगता है कि रशिया बहुत कठोर हो जाएगा। अब एग्रेशन इनके ऊपर बहुत ज्यादा करेंगे। अब जो 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 भी इनके लड़ाके पकड़े जाएंगे उनको बुरी तरह ये लोग यातनाएं देके मारेंगे, कुछ करेंगे, ये इस ग्रुप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्रुप को खत्म कर, उनकी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर यदि एकजुट रहना है तो ये जरूरी है रूस की सेना हीरो की तरह लड़े और देशद्रोहियों का मुकाबला करे। बिल्कुल, देशद्रोहियों का मुकाबला करे। आज रूस की जो स्थिति है बहुत ही यहाँ पे सांप छछूंदर जैसी लड़ाई जैसी हो गई है कि जिसे ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। उस स्थिति में ये बहुत कहा जैसे खतरनाक स्थिति। और जब ये सर ने जैसे बताया कि कुछ एक लगभग 1.25 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि रूस जैसा ताकतवर और विश्व के जो टॉप 2 जो देशों में शुमार है, वो यूक्रेन जैसे छोटे से देश को जीतने में उसे इतना वक्त लग सकता है। और पलड़ा भी जो है यूक्रेन का कई बार भारी होता है इस युद्ध में, ये भी अपने आप में हैरान कर देने वाली वजह है। और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार हम कर्नल साहब से चर्चा करते रहे कि मुकाबला जो होता है वो ठीक है हथियारों से तो होता है, लेकिन साथ ही साथ होता है मनोबल सेना का, सेना के जवानों का, जो कि भारतीय सेना के पास भरपूर है। और यही वजह है कि चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, पूरा विश्व जो है भारतीय सेना का लोहा मानती है। कर्नल सर, इसके और भी कई पहलू रहेंगे जिससे हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही निर्णायक मोड़ पर यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध पहुंच चुका है और अभी किसी भी वक्त कुछ बड़ा होने की यहाँ पर आशंका लगातार विश्व मीडिया लगा रहा है। इन सभी पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपसे भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया हमेशा की तरह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। तो रशिया के लिए एक बेहद चुनौती भरा ये वक्त है और यहां पर वैगनर ने जिस तरह से यहां पर चुनौती दी है, वैगनर ग्रुप ने रशिया के लिए बहुत ही दोहरी समस्या यह है कि 25,000 लड़ाकों को न केवल मॉस्को तक आने से रोकना है, बल्कि यूक्रेन फ्रंट पे जो उनके जवान टिके उनका मनोबल भी बढ़ाना है और सेना को वहां पर आगे भी बढ़ाना है। और साथ ही साथ हथियारों की जो सप्लाई है वो भी रूस के अलग अलग क्षेत्रों से अपने जो बॉर्डर पर तैनात जो उनके जो सेना के जवान हैं वहां तक भी पहुंचाना है। और नेटो और यूक्रेन की जो सेना जो घात लगाए बैठे वो इसी वक्त इंतजार करें कि थोड़ा सा ध्यान यहां पर डाइवर्ट हो तो वो कहीं पे एग्रेशन करें, कोई बड़ा स्टेप यहां पर लें और रूस को थोड़ा जो है पीछे खदेड़ने में कामयाब हो सके। ऐसी स्थिति में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए यहां पर बहुत ही जबरदस्त कहा जा सकता है कि एक प्रेशर का काल है, जहां पर उन्हें न केवल अपने खुद के आंतरिक बल को बढ़ाना होगा बल्कि अपने सेना तक भी और अपनी जनता तक भी एक संदेश देना होगा कि रूस काबिल है, रूस का जो बड़ा जो इतिहास रहा है वो सक्षम है जो इस तरह के संकटों का सामना कर सके। इन तमाम पहलुओं पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।